हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात की कि डाइजेशन होता क्या है। हमने कहा कि डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि जो डाइजेशन है वो एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ऐसा क्यों कहते हैं हम? बायोकेमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी डाइजेशन होता है जिस भी चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का हो, प्रोटीन्स का हो, फैट्स का हो, वहाँ पे क्या होता है कि हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिर हम कहते हैं कि हम मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मसल्स की मूवमेंट होती है, रेगुलर मूवमेंट होती है हमारे मसल्स की, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि मैकेनिकल है। फिर हमने कहा कि जो डाइजेशन है उसमें हम किसका डाइजेशन करते हैं? फूड का डाइजेशन करते हैं। हम कहते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो कैसे मिलेगी? जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में होते हैं। जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम खाते हैं तो हम उससे एनर्जी नहीं ले सकते। हमारी बॉडी जो है वो सीधा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं ले पाएगी। हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज से एनर्जी ले पाएगी। और हमने बायो मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मोनोमर्स होते हैं हमारे ग्लूकोज। अब ये सब चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं, प्लीज़ आप बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वो पूरा चैप्टर यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि डाइजेशन में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपलर फॉर्म से ही एनर्जी ले पाएगी। और हम खाना खा ही क्यों रहे हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और वो एनर्जी हमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल से नहीं मिलेगी, छोटे छोटे फॉर्म से मिलेगी। इसलिए जो डाइजेशन होता है उसमें क्या होगा कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो हमने रोटी खाई, ठीक है, उसमें कार्ब्स हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी कार्ब से ही या कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी ले लेगी, नहीं, वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके फिर वो ग्लूकोज में बदलेगा और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो। फिर हमने कहा कि जो हमारा फूड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम से ही पता लग रहा है यार, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जिनकी हमें कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें छोड़ देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। हाँ, माना कि कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं लेंगे अपनी डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को तो हमें इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स आते हैं और वाटर भी आता है। तो हमने सुना होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई या फिर ऐसे, तो ये चीज़ है। ठीक है, कि मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें इन्हें लेना ज़रूरी होता है। फिर हमने कहा कि अब हम जो डाइजेशन है उसमें हम देखते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है और कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। रिपीट करती हूँ मैं एक बार दोबारा से। हमने कहा कि जो हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होएगा, या फिर कह सकते हैं हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम कहते हैं कि हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। जो हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के लिए मैंने आपको ये चीज़ मतलब लाइक 5-6 बार बता दी है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और एंड होती है एनस पे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो मतलब माउथ से लेकर एनस तक सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्यूब है जिसका साइज़ और जिसकी शेप चेंज हो रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम स्टमक को अलग मान लें या फिर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग मान लें, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक ही एलिमेंट्री कैनाल में आ रहा है सब कुछ। फिर हम कहते हैं कि ये तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल की बात। हमने कहा कि कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने हमारी एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ होता है। माउथ क्या होता है, माउथ होता है हमारा जो लिप्स के बीच का स्पेस होता है ना, जब हम अपने लिप्स को ओपन करते हैं तो लिप्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम माउथ कहते हैं। फिर उससे थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं, फिर हमें मिलती है हमारी बकल कैविटी। हमने बकल कैविटी के बारे में क्या कहा, हमने कहा कि बकल कैविटी में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बकल कैविटी में एक तो हमें हमारे टीथ देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, हमने कहा हमारी बकल कैविटी में क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रूफ और एक होता है हमारा फ्लोर। नाम से पता लग रहा है भाई, रूफ यानी कि छत को कहते हैं रूफ, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो हमारी बकल कैविटी है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम रूफ कह रहे हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम फ्लोर कह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे रूफ होता है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कैसे, जो हमारी रूफ का आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर, यानी कि जो मतलब हमारे माउथ के पास वाला हिस्सा है ना, तो उसको वो आगे वाला हिस्सा हो गया, उसको हम कह रहे हैं एंटीरियर पार्ट। और जो पीछे वाला है उसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर पार्ट। फिर हमने देखा था कि जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है रूफ का वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और जो हमारी रूफ का आगे वाला हिस्सा होता है एंटीरियर पार्ट वो थोड़ा हार्ड होता है। वहीं पे जैसे जैसे हम देखते हैं पीछे की तरफ तो हम कहते हैं जो हमारी बकल कैविटी की रूफ है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हार्ड होता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। वो सॉफ्ट होता है और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूवुला। यूवुला क्या करता है इसके बारे में मैंने बताया था अच्छे से एक्सप्लेन करके। यूवुला जो होता है वो हमारे फूड की एंट्री प्रिवेंट करता है हमारे नेज़ल पैसेज में। मतलब जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो यूवुला क्या करेगा, हमारे नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी को कवर कर लेता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये तो बात हो गई रूफ़ की। हमने कहा कि फिर फ्लोर पे हमारी टंग प्रेजेंट होती है ना, और जो हमारी टंग है वो हमारी रूफ़ से जुड़ी होती है। देखिए हमने कहा कि जो हमारी रूफ़, हमारी जो फ्लोर है, बकल कैविटी का जो फ्लोर है उसमें हमारी टंग प्रेजेंट है, और वो जो टंग है वो हमारे फ्लोर से अटैच्ड है एक स्ट्रक्चर की वजह से जिसका नाम होता है फ्रेनेलम, ठीक है। तो फ्रेनेलम क्या करता है, मैंने ये चीज़ पहले बहुत अच्छे से समझाई थी, फील भी करवाया था। देखिए अभी मेरे को जल्दी से, मैं जस्ट क्विकली रिवाइज़ करवा रही हूँ कि अभी तक मैंने क्या चीज़ पढ़ा दी है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो हमने कहा कि हमारी ये फ्लोर है हमारी बकल कैविटी का, और ये हमारी टंग है ये। तो हमारी टंग जो है वो हमारे फ्लोर से अटैच्ड है ऐसे, ये जो हिस्सा है यहाँ से अटैच है, और ये जो हिस्सा है ना इसको आप मान लीजिए फ्रेनेलम है ये, ठीक है। फ्रेनेलम क्या कर रहा है, ऐसे हमारी टंग को अटैच कर रहा है, और हमारी टंग मूव तो करती है, ऐसे बिल्कुल चिपकी थोड़ी ना रहती है फ्लोर से, ऐसे ऐसे मूव करती रहती है कैसे भी, बस वो यहाँ से अटैच्ड है हमारे फ्लोर से किसी चीज़ की हेल्प से, और वो चीज़ होती है फ्रेनेलम, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कहा कि जो हमारे टंग है, फिर हमने टंग का स्ट्रक्चर पढ़ा। हमने कहा कि टंग क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल से बनी होती है। उसके हम फंक्शंस देखे, जैसे कि स्वेलोइंग में ये हेल्प करती है, टेस्ट वगैरह में हेल्प करती है। अब फिर हमने टंग का स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा कि जो टंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और उसको कौन डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, उसको डिवाइड करता है सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस क्या करता है, हमारी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, एक होता है हमारा ओरल पार्ट जो कि आगे वाला होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। हमने कहा कि जो फेरेंजियल पार्ट होता है वहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स मिलते हैं, कौन से, लिंगुअल टॉन्सिल मिलते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारा ओरल पार्ट होता है आगे वाला पार्ट, उसमें हमें कुछ हमारे पैपिले देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पैपिले होते हैं, वो सल्कस टर्मिनालिस के पास में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे फिर होते हैं हमारे कुछ फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म पैपिले हमारी जो मतलब टंग का ऐसे वाला पार्ट होता है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे फंजीफॉर्म पैपिले। फिर जो हमारे सर्कमवैलेट पैपिले और फंजीफॉर्म पैपिले के बीच का जो स्पेस बच जाता है उसमें होते हैं हमारे फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। अब हम कहते हैं ये जो पैपिले है ना इनके अंदर टेस्ट बर्ड होती है, और उसी वजह से हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट पता लगता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं जब हम फूड टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि यार इसमें मिर्ची बहुत है, या इसमें मतलब ये मीठा बहुत है। तो ये सब हम टेस्ट किस वजह से कर पाते हैं, ये टेस्ट बर्ड की हेल्प से हम पता कर पाते हैं। हमने कहा कि जो हमारे ये पैपिले प्रेजेंट है इनके अंदर टेस्ट बर्ड होती है, और उसी वजह से हमें टेस्ट का पता लगता है। अभी तक हमने देखा कि हमारी टंग पे, ह्यूमन टंग पे
तीन तरह के पैपिले प्रेजेंट है। कौन कौन से? सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। लेकिन इन दो में से ही मतलब ये जो तीन है इनमें से सिर्फ दो के पास में टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जो हमारे सर्कमवैलेट पैपिले और फंजीफॉर्म पैपिले है इनके पास में टेस्ट बर्ड होती है, लेकिन जो हमारा फिलीफॉर्म पैपिले है उनके पास में टेस्ट बर्ड नहीं होती है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि मैंने कहा कि हमारे ह्यूमंस में ये तीन तरह के पैपिले होते हैं, लेकिन एक और पैपिले होता है जिसका नाम होता है फोलिएट पैपिले, लेकिन ये हम ह्यूमंस में नहीं मिलते। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमंस में चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो फोलिएट पैपिले ये ह्यूमंस में नहीं मिलते, अदर एनिमल्स वगैरह में मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई थी हमारे टंग की। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो। मैंने 10 मिनटों में सब कुछ जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कराया, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से बताया है। ठीक है। और अगर आपको मतलब डिटेल में पढ़ना है ये सब तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम अभी बकल कैविटी को ही पढ़ रहे हैं, तो आज हम करने वाले हैं अपने टूथ के बारे में। अब टूथ क्या होता है ये तो वैसे सबको पता है। यहाँ पे मैं टूथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक जो सिंगल दांत होता है उसको हम टूथ कहते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं तो उनको हम टीथ कहते हैं। तो देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं ना उनके टूथ के डेंटिशन के बारे में हम एक बात मतलब कुछ बातें कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जो हमारे ह्यूमन डेंटिशन है वो डाइफायोडोंट होती है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जो दांत हैं वो लाइफ में 2 बार ही आते हैं। कहते हैं ना कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं कि इनके दूध के दांत हैं। ठीक है। फिर वो दूध के दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं। लेकिन वो जो नए दांत आते हैं तो हम कहते हैं कि अगर अब ये टूट गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है। तो यही चीज़ होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारे ये वैसे पॉइंट अभी आएगा, चलिए मैं तभी बता दूँगी। पर हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो लाइफ में 2 बार ही आते हैं। कौन कौन से? मैं ना इसके और भी जो नाम होते हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि जो हम छोटे बच्चों में देखते हैं वो होते हैं हमारे मिल्क टीथ के ना और भी नाम होते हैं। जैसे कि इसको हम टेम्परेरी भी कहते हैं। अब भाई टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं ये आपको पता चली गया होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये टूट जाते हैं, है ना। मिल्क टीथ जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं। इनको हम लैक्टील भी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे जो हम बड़े हो जाते हैं तो वो जो टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं डाइफायोडोंट होते हैं। ये चीज़ समझ आ गई कि लाइफ में 2 बार ही अपीयर होंगे। फिर हम कहते हैं इनको हम थीकोडोंट भी कहते हैं। अब थीकोडोंट का मतलब क्या है? देखिए, थीकोडोंट का मतलब ये है कि जो हमारा दांत है ना वो सॉकेट के अंदर फिक्स है। ऐसे करके एक सॉकेट है, मान लीजिए लाइक आप ये समझिए कि आपके पास में एक पॉट है। पॉट का मतलब समझते हैं, गमला है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। एक गमला है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है और हमारे पास में एक स्टिक है। ठीक है, एक डंडी है। तो ये जो डंडी है इसको आप अपने दांत के हिसाब से लीजिए, और वो जो पॉट है हमारा उसको एक सॉकेट मानिए। तो क्या होता है कि ये हमारा पॉट है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है और ये हमारा टूथ है। तो ये डंडी है, आप जस्ट अभी डंडी की तरह इमेजिन करिए। तो क्या होगा, जो हमारा ये दांत है ना वो ऐसे करके घुसा होता है और हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखता है हमारे दांत का। ये ऐसे करके दिखाऊँ तो बस थोड़ा सा पार्ट दिखता है, तो हम सोचते हैं कि बस ये ही हमारा दांत, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना ही नहीं होता हमारा दांत। जो हमारा टूथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो अंदर ये जो है ना ये चीज़, ये पार्ट देख पा रहे हैं आप, ये जो इतना पार्ट है ये सॉकेट है और इसके अंदर भी हमारा जो टूथ होता है वो फिक्स होता है। तो यही बात होती है। थीकोडोंट में क्या होता है कि जो हमारा टीथ होता है ना वो एक सॉकेट के अंदर फिक्स होता है, सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है। फिर हम कहते हैं ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है? आप मिरर में जाके देखना कभी, हमारे जो दांत होते हैं वो, मान लीजिए कि मैं ऊपर वाला दांत बना रही हूँ तो वो आपको ऐसे नहीं देखने के लिए मिलेगा कि नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे होगा। ठीक है।
देखना, मतलब ऐसे करके होते हैं हमारे दांत, ऐसे। तो ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं कस्प। कस्प, ये जैसे आपको ऐसे करके गड्ढा सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कस्प। तो हम कहते हैं जो हमारे दांत होते हैं ना, उसके अंदर कस्प प्रेजेंट होते हैं, ऐसे गड्ढे, ठीक है, कस्प प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए इनको हम बोलते हैं ब्यूनोडोंट, ठीक है। फिर हम कहते हैं ये हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि हेट्रो वर्ड का मतलब, अगर कहीं पे भी आपको हेट्रो वर्ड दिखे तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो और यहाँ पे हम बात किस बारे में कर रहे हैं, टूथ के बारे में। तो क्या होगा कि अलग अलग तरह के, हेट्रोडोंट का मतलब ये हुआ कि जो हम हैं ह्यूमंस, हमारे पास में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के ही तो होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। अब हम क्या कहते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर 4 तरह के दांत देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये 4 तरह के दांत देखने के लिए मिलते हैं। अब उसके बाद में हम कहते हैं, एक बार देख लेते हैं कि मतलब कौन सा दांत किस तरीके का होता है। अगर आप देखोगे मिरर में जाके, या अभी भी आप अपनी टंग से थोड़ा सा फील कीजिए, जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं, जो खरगोश की तरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसीजर्स, ठीक है। जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं ना, उनको हम कहते हैं इंसीजर्स। उसके बाद में थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, तो इंसीजर्स के जस्ट साथ में हमें देखने के लिए मिलते हैं कैनाइन, जो नोकीले से दांत होते हैं। जैसे अगर हमें कभी चिप्स वगैरह का पैकेट फाड़ना है, तो हम क्या करते हैं, उन कैनाइंस का है कैनाइन, तो अगर हमें किसी चीज़ को टीयर करना होता है तो हम अपने कैनाइंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके पीछे जाओगे तो आपको प्री मोलर्स देखने के लिए मिलेंगे, प्री मोलर्स, और जो उसके पीछे जाओगे तो मोलर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं, इनका इन दोनों का ही काम सेम होता है, ये च्युइंग में हेल्प करते हैं, यानी कि चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो दांत होते हैं कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एक एडल्ट की, यानी कि जो 25 साल से ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज 25 ईयर्स हो गई है, उनसे ऊपर वाले जो लोग हैं, उनमें कितने, हम लोग क्या कहते हैं कि बोलते नहीं है कि 32 ही मत दिखाओ यहाँ से, तो उसका मतलब होता है कि हमारे टोटल 32 टीथ होते हैं, लेकिन कौन से कितने होते हैं आज ये भी देखते हैं। हम कहते हैं कि जो एक एडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर हमें जो हमारे इंसीजर्स होते हैं वो 8 देखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, ऐसा है, आई भाई समझ जाइए आप, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग है ऐसी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऊपर इंसीजर और 2 नीचे इंसीजर, अरे यार, ऐसे 2 ऊपर इंसीजर, 2 नीचे इंसीजर, ठीक है। ये ऊपर वाला है, नीचे वाला, हमने कहा कि ऐसे करके हमारे टोटल जो होते हैं, हमारे 8 होते हैं इधर, ये मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो हमारे टोटल इंसीजर जो होते हैं वो 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलर्स 8 होते हैं, और मोलर 12 होते हैं। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी, डेंटल फॉर्मूला। अब भाई डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको बताते हैं, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला ना हम ऐसे बताते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये अपना सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो डेंटल फॉर्मूला हम ऐसे बताते हैं, इधर वाले का फॉर्मूला और इधर वाले का फॉर्मूला। यार फॉर्मूला क्या, ये कोई फिजिक्स और मैथ के फॉर्मूले नहीं है, सिंपली हम बताते हैं यार इंसीजर इतने हैं ऊपर इस साइड में, इधर की बात कर रही हूँ, इस साइड में इंसीजर इतने हैं, लिख दिया, इस साइड में कैनाइन इतने हैं, लिख दिया, प्रीमोलर इतने हैं, लिख दिया, मोलर्स इतने हैं, लिख दिया, और फिर अपॉन में इधर इस वाले पार्ट में कितने हैं वो चीज़ लिख दी, बस ये है हमारा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं, और डेंटल फॉर्मूला का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, हम ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। ऐसा नहीं है कि पहले प्रीमोलर घुसा दिया फिर मोलर, ऐसा नहीं है, हमेशा इसी पैटर्न में लिखेंगे डेंटल फॉर्मूला, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम मैंने अभी बताया कि डेंटल फॉर्मूला कैसे मेज़र करेंगे। पहले हम
यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा, आप कहोगे कि ये क्या है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको छोड़ो, हम लिख के देखते हैं। हम अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं, एडल्ट ह्यूमन के बारे में। हम कह रहे हैं कि पहले हम यहाँ वाले का देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो हम कह रहे हैं कि यार यहाँ पे 2 कैनाइन, 2 इंसीजर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस वाली साइड में 2 इंसीजर होंगे, एक अपना कैनाइन होगा, ऐसे करके होता है कैनाइन, एक कैनाइन होगा, और इस साइड में 2 हमारे प्रीमोलर होंगे और 3 हमारे मोलर होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में 3 ही मोलर्स प्रेजेंट हों। हमेशा हर इंसान में 3 मोलर प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि जो हमारा थर्ड मोलार होता है ना, या फिर कह सकते हैं लास्ट मोलर, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनमें देखने के लिए मिलता था। अब हम में यार बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मतलब आपने सुना होगा कि अक्कल दाढ़ आ रही है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो यही चीज़ होती है। अक्कल दाढ़ हमारा थर्ड मोलर होता है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी होता यार, तो इसमें इतना डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और मतलब अब इसका कोई यूज़ नहीं रह गया हम ह्यूमंस में। पहले के लोगों में मिलता था, क्योंकि वो लोग यार कच्चा वच्चा खाना खाते थे, तो उनको ज़्यादा चबाना पड़ता था। अब हम तो पका के खाते हैं, तो हमें इतना नहीं चबाना पड़ता, तो इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, थर्ड मोलार, ठीक है। आई होप कि एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्लियर होगा। अब हम कहते हैं इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है। देखिए, छोटे बच्चों में जो प्री मोलर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। छोटे बच्चों के अंदर प्री मोलर जो दांत होते हैं वो होते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद में और जो हमारा मोलर होता है, इनके पास में थर्ड मोलर भी नहीं होता, क्योंकि जो थर्ड मोलर होता है ना यार, वो अप्रोक्सीमेटली 25 के बाद में आता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो इन्फेंट होते हैं हमारे छोटे बच्चे, इन्फेंट हम छोटे बच्चों को कहते हैं, तो उनका क्या फॉर्मूला होगा, दो हमारे इंसीजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा। मतलब टोटल की बात नहीं हो रही है, एक पार्ट की बात हो रही है। 2 इंसीजर होंगे, एक ही कैनाइन होगा, और जैसा कि मैंने बताया प्री मोलर तो होते ही नहीं है। फिर उसके बाद में मोलर, जो हमारे 2 मोलर होंगे, लेकिन जो लास्ट थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूँ टीनेजर्स का क्या होगा, यानी कि जो 18, 19, 20 इनकी इतनी एज वाले हैं, उनके पास में क्या होगा। यार मैंने एक चीज़ बताई कि बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं होते, थर्ड मोलर ही नहीं होता, लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनके अंदर प्रीमोलर्स होते हैं। मोलर जो लास्ट वाला मोलर होता है, यानी कि थर्ड मोलर, वो नहीं होता, क्योंकि वही मैंने बताया कि वो जो थर्ड मोलर है वो 25 की एज के बाद में आ रहा है। और टीनेजर्स कब तक होते हैं, 19-20 तक मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2122। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब उसके बाद में फिर हम कहते हैं, जैसे मैंने डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट का बताया अभी, ये डाइफायोडोंट वो होते हैं जो 2 बार आते हैं लाइफ में। लेकिन अभी हम जैसे जैसे हमने अपना डेंटल फॉर्मूला देखा, तो हमने कहा कि यार जो बच्चे हैं उनके अंदर प्री मोलर बिल्कुल भी नहीं है, और मोलर थर्ड मोलर नहीं है, तो ये लाइफ में एक ही बार तो आ रहे हैं। तो जो डाइफायोडोंट होते हैं जो लाइफ में 2 बार ही आते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं जो लाइफ में 1 बार आते हैं। तो जो हमारे प्री मोलर्स और जो हमारा थर्ड मोलर होता है वो मोनोफायोडोंट है, एक ही बार आएगा लाइफ में, ठीक है। ये अब हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है, टीथ का नहीं, टूथ का स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है कि मुझे पता है बहुत बेकार बना है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है, ये तो हमारा दांत है, ठीक है, मान लिया। इसके ऊपर ये इतना बड़ा ताज जैसा क्या है, ये मुकुट जैसा क्या है। तो जी हाँ, इसका नाम ताज ही है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। ताज को इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं ना, तो इसको हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके नीचे का जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं हमारे नेक, हमारी जैसे नेक होती है। फिर उसके बाद में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखता है, उसको हम रूट बोलते हैं। देखो, जो हमारा बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो मैंने अभी बताया था ना, ऐसे होता है, ऐसे करके फिर ऐसे देखेंगे, तो ये जो पार्ट हमें दिख नहीं रहा ना दांत का, ये इतना पार्ट, ये इसको हम रूट बोलते हैं। ये हमें दिखता नहीं है, अंदर रहता है, हमें तो बस इनेमल अभी पढ़ा ही नहीं है आपने, हमें बस क्राउन दिखता है, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम कहते हैं भाई इसके अंदर होता क्या है ये देख लेते हैं। ये तो बात हो गई कि हाँ हाँ ये पार्ट्स होते हैं। हम कह रहे हैं जो हमारा क्राउन होता है ना वो इनेमल से बना होता है। इनेमल पता क्या होता है, हमें हमारे दांत कैसे दिखते हैं, वाइट कलर के। तो वो जो वाइट है ना वो इनेमल की वजह से ही है। जो लोग ब्रश वगैरह नहीं करते उनके टीथ कैसे हो जाते हैं, थोड़े येलोइश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उनका जो इनेमल है ना वो डिग्रेड हो रहा है, जिनके टीथ येलो हो जाते हैं उनके जो इनेमल है वो डिग्रेड होता जा रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं जो इनेमल है वो बना किस चीज़ से है। इनेमल बना होता है एम्ब्लियोब्लास्ट सेल से, ठीक है। और ये जो सेल्स का ओरिजिन होता है ये एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि अब अगर हम रूट वाला पार्ट देखें तो इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। तो जो जैसे इनेमल बना होता है एम्ब्लियोब्लास्ट सेल का, जो हमारा डेंटाइन होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल का बना होता है। और ओडोंटोब्लास्ट सेल का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है। हमने देखा कि इनेमल का ओरिजिन एक्टोडर्मल है, डेंटाइन का ओरिजिन मीजोडर्मल है, तो टीथ का ओरिजिन क्या होगा। तो टीथ का ओरिजिन होता है एक्टोमीजोडर्मल, यानी कि दोनों ही ओरिजिन है ना, तो इसलिए एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा डेंटाइन है इसके अंदर ना कुछ हमें नर्व्स वगैरह भी देखने के लिए मिलती हैं, और जहाँ पे ये नर्व्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं उस वाले एरिया को हम कहते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं पल्प कैविटी के अंदर हमें हमारी नर्व्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, कुछ सेंसरी सेल्स वगैरह होते हैं। सुना है ना कि टीवी वगैरह में ऐड आती है कि मेरे को झंझनाहट महसूस होती है, स्पेशली सेंसोडाइन वाले टूथपेस्ट के ऐड में, तो सेंसेशन फील होती है। तो यही सेंसरी सेल्स हैं जिनकी वजह से सेंसेशन फील होती है, ठीक है। तो यही था हमारा टूथ का स्ट्रक्चर। बस अब भाई ये तो पढ़ लिया कि टूथ कैसा होता है, क्या है क्या नहीं, किस चीज़ का बना होता है, काम क्या होता है इसका। इसका काम होता है मेस्टिफिकेशन। मेस्टिफिकेशन क्या होता है, मेस्टिफिकेशन होता है हमारे खाने को चबाना और टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। अब भाई मान लीजिए कि हमने खाया लाइक एक मोमोस ले लिया, और भाई मोमोस खाया तो उसको क्या है, इतना बड़ा मोमोस है, अब उसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसका वो काम कौन करेगा, हमारे टूथ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, please subscribe the YouTube channel. And if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you so much.